एमटी हो, स्पोर्ट्स कॉलेज हो, पीजीआई हो, कुछ कुरुक्षेत्र के लिए जो है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर खर्च होना चाहिए वहां पर, ताकि उसकी भी महत्ता बढ़े। बहुत पूरे दुनिया से और देश से वहां लोग यात्री आते हैं। और स्पीकर सर, मैं कहूंगा कि अंबाला कैंट और सिटी में ड्रेनेज की इतनी समस्या है, 5 मिनट की बरसात में दोनों शहर तालाब हो जाते हैं। उसकी व्यवस्था क्या है, कैसे इसको करेंगे, ये सब बातें। एक जो है बड़ी सरकार है, उनको चाहिए कि वो राज्य के तौर पर दूसरे को तंग ना करें। हार जीत चलती रहती है, हार भी जो उनको हजम होनी चाहिए और राज्य के तौर पर जैसे सरपंचों को नोटिस देना है और दूसरी बातों का ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और स्पीकर सर, जो है रास्ता बंद है, शंभू बॉर्डर को खोला जाए। पूरा अंबाला कैंट और अंबाला सिटी में का बिजनेस ठप है, आने जाने में लोगों को सुविधा है। राजपुरा से अंबाला तक पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं, अब 2.5 घंटे लगते हैं पूरे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उसको जो है खोला जाए। और ये बात तो पसंद नहीं आई मेरे दोस्तों को कि बिल्ली के भाग से छिक्का टूटा है, तो चलो नहीं सही, पर बाय डिफॉल्ट तो है, चलेगा। आपका धन्यवाद। घनश्याम सराफ जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने जो राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है उसके ऊपर 2 बातें करता हूँ। एक तो बिना प्रति खर्चे इनको दर्द होता है, सामने वाला कभी नौकरी इनने लगाई नहीं, इनको दर्द होता है। और दूसरा, भिवानी की तरफ जो सड़क जा रही थी रोहतक से, उसको खैडी मोड़ पे रोक दिया गया, उसके आगे 4 लाइनिंग सड़क नहीं बनाई, ऐसा भी उन्होंने देखा है। आज हमारा डीएससी समाज के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं ये बात भाई दिसंबर जी ने उठाई थी यहाँ, कृष्ण जी। भिवानी को तो पाकिस्तान में समझ लिया था, कोई विकास के काम किए नहीं। आज भी आप लिस्ट बना के दे कि भी ये काम हमने किए थे, तो हम माने कि बुड्ढा साहब ने कोई काम किया था। आज पूरे समाज को एक ध्यान देना चाहिए कि विकास का, मैं नाम लिया, 10 साल हो गए। भिवानी में क्या हुआ है? ये भिवानी में सब कुछ हो गया जी। क्या हुआ बता दो एक चीज। सब कुछ, सारी सड़कें अच्छी से, सारे भिवानी के सारे एमएलए बन गए जी। ये जो बात के नाम लेके कहा है, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज शुरू, मेडिकल कॉलेज आप शुरू नहीं करा पाए। अरे मंजूर करवाया मेरा जो यूनिवर्सिटी है बीच में उसके लिए भी 100 एकड़ जमीन हमने लेकर दी है। ठीक, भिवानी में कौन क्या काम नहीं हुआ? सारे जितने जेबीटी पास थे, एक भी लड़का रहा हो बगैर जेबीटी नौकरी के लिए, तो मैं आज चैलेंज करता हूँ। सारे सिफारिश से लगते थे जी, सारे सिफारिश से लगते थे। आज भिवानी जिले का 75% योगदान है सरकार लाने में, तो आप ये माने कि हमने काम किया है और दादरी और खैरडी मोड़ तक की सड़क बनाने का काम किया। ये भी ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है, ये भी 5-7 साल पहले माननीय मनोहर लाल जी के कर कमलों के माध्यम से हुआ। मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची पर्ची का सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने जो चलाया था वो आज भी कायम है। आज हमारे नेता नायब सिंह सैनी जी पूरा काम कर रहे हैं। मैं सभी बातों को लेके ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार अपने प्रत्येक क्षेत्र में जाके लोगों का काम कर रही है। और कभी ग्रामीण क्षेत्र की मैंने इतनी धर्मशालाएं बढ़ती नहीं देखी जो बीजेपी सरकार ने बनाई। तो आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 2-3 डिमांड्स थी इसमें, कोई सफाई की व्यवस्था के लिए, कोई सीवरेज पानी के लिए, ये सारे काम करने अति आवश्यक हैं। हमारे 1 महीने में ही नहरों में पानी पूरा हो गया और पहली बार मैं बेटी श्रुति चौधरी जी जो
मंत्री बनी हैं उनके माध्यम से काम धड़ाधड़ हो रही। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो सरकार काम करने वाली है उसके आधार पे ये मौका दिया गया है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना हरियाणा में कोई कम आसान नहीं है और हमारी सरकार ने ये काम किया है और उस काम के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका माननीय अध्यक्ष जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री मोहम्मद इलियास। इसमें अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अभिभाषण पर जो है वो गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। वैसे मैं बोलते हार गई। अध्यक्ष महोदय, 5 साल पहले ही प्लान में एक काम मेरा इस सरकार में हुआ था और वो होकर भी अब वो अधूरा पड़ा है। हमारे यहां मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत बड़ा गांव है, पूरी मेवात में सबसे बड़ा अगर गांव है, जिस तरह हरियाणा में सिसाए गांव के लिए सुनते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, उसको सबसे बड़ा गांव बताते हैं। ये सिंगार जो है आबादी के एतबार से सबसे बड़ा गांव। मैंने वो पंप हाउस के नहीं के पंप हाउस की मैंने बराबर जब भी से चलाता था, मैं उस क्वेश्चन में बराबर जो है मांग करता रहा। चलो उसके लिए मैं आभार प्रकट कर देता हूं सरकार का। वो बना तो दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, अब वहां इस टाइप के मुलाजिम वहां जेई एसडीओ बिजली बोर्ड के लग रहे हैं। साहब चलेंगे क्या? वो पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से वहीं के लोकल रहने वाले हैं और वो बिजली सही मायने में नहीं देते, और जब वो मोटर वहां की खराब हो जाती है 10-15 मिनट ही वो चल पाती है, उसमें सरकार का पैसा भी हो गया और किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से एक बढ़ा गांव है, बढ़ा गांव के से भी यही पोजीशन है। पंप हाउस की वो अभी अधूरा है, वो बनानी है, उसको भी पूरा करवाया जाए कृपा करके। ये मेरे हल्के में आते हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, बट नोटिस में डालना चाहता हूं, बिछोर हमारे यहाँ नई और बिछोर बहुत बड़ा गांव है, 2, इनमें बिजली की जो है वो बिजली की व्यवस्था की जाए। और बल्कि बहुत पुराने से बिजली जाती है और बड़ा लंबा रन पड़ जाता है, इसलिए वहां बिजली ज्यादा जा नहीं पाती। लिहाजा यहाँ 33 केवी का या 66 केवी का जो है वो क्या कहते हैं उसे, बिजली घर। अरे बताओ ना भाई, बिजली घर बनाया जाए। आज सब स्टेशन बना दो, स्टेशन बना दो, कुछ तो बनाओ। पवार साहब तेने हमने तो एक झाड़ी के बियर खाए भले आदमी, कभी उनने याद कर देख है जी। बल्कि यहां तक 11 ने रहा मेरा इनका, मैं मंत्री था चौटाला सरकार में और 1 साल तक मेरा फोटो वहां लगा रहा बोर्ड में, और फोटो जो है इनका लगा रहा था और मंत्री में। अरे बुढ़ापे में कुछ तो करो। गंगवा साहब आपकी तरफ भी बात आ रही है, आपने हमने भी एक झाड़ी के बेर खाए है जी, तो मेरा मतलब कहना जायज। एक मिनट, मंत्री जी है नहीं, पिछली सरकार में पावर डिपार्टमेंट में देखता था, मुझे पूरा ज्ञान है। और जो आपकी पावर की डिपार्टमेंट की चीज है अनिल बसंत जी को बता दी जाएंगे, वो पूरी करा दी जाएंगी। नहीं, ये बताओ, मंत्री ये थे और बोर्ड आपका लगा हुआ था, इसकी कोई इंक्वायरी भी हुई थी क्या उस समय में? सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी और ये ऐसा था, इत्तेफाक से मैं सेक्रेटरी में कभी जाता नहीं था, इत्तेफाक से चला गया। कल्याण रुद्र जी डीजीपी थे और मैं लिफ्ट में चढ़ने लगा, कल्याण रुद्र जी मुझे कहने लगे, पवार साहब मंत्री कब से बन गया? किसकी सरकार में? भाई मैं तो लोकदल का एमएलए हूँ, कांग्रेस की सरकार में मैं तो कांग्रेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो फोटो मंत्री ऐसे फोटो मेरा था, सच है। मोहम्मद इलियास जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है मंत्री जी, उस टाइम में मंत्री थे, हो गया 91 की बात है ये।
चलो कर लेंगे फैसला, मैं आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस तरह के मेरे 4-5 मंत्री हैं जो आपकी सरकार में है, जिनसे बिल्कुल बहुत नजदीकी हो रहा है। मंत्री जी मुस्का कर ये बता रहे हाँ सही बात है, आदरणीय नरवीर सिंह जी मेरे छोटे भाई है उनसे तो इस तरह बड़े जायज बात के लिए। देखो एक बात तो एक बता दूं मैं आपको सबको, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो बात है ना मैं हार गया और मैं जीत गया, दिस इज वेरी बैड। ये हरियाणा प्रदेश सारा प्रदेश एक ही तो है। अरे भाई 40 ने इनके आगे, क्या उन 40 में इनके पुराने मेंबर नहीं होंगे? और हो सकता है ऐसे भी हो इनके मेंबर ना हो, उनमें नए आगे। इसी तरह हमारी पोजीशन भी है। तो आधा से हरियाणा को अगर आप लोग का ये नजरिया रहेगा तो आधे से हरियाणा को तो वोट ही मार रहे हो आप लोग। भाई 50% रेशो तो हमारा भी आ गया 40 मेंबरों का। अगर तुम जानबूझ के ये नीति ये कार्यशैली अगर बनाते हो तो इसको भगवान नहीं बख्शेगा तुम्हें। मैं ईमानदारी के दिल से कह रहा हूं, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। अरे भाई वोट लेके तो ये भी आए हैं, वोट लेके आप भी आते हो। चाहे काम का रखो, सरकार में, भगवान में, खुदा में सबका साझा होता है। ज्ञान देनी है। इलियास जी चेयर को संबोधित कीजिए, आपस में बात नहीं करनी। अध्यक्ष महोदय जान देनी होती है। 1 मिनट। मोहम्मद इलियास जी कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हरियाणा में, और 10 साल से अब कुछ दिन ज्यादा हुए, 10 साल भाजपा का शासन रहा। एक ग्रीन वो क्या व्हाइट पेपर निकालते हैं, निकलवा लो कि कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये निकाल लो। दूसरी बात भाई ने कही कि बिजली की समस्या, क्योंकि मुझे अभी 4-5 दिन पहले ग्रीन्स कमेटी नूह का चेयरमैन बनाया। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की दिक्कत नहीं है, कनेक्शन की दिक्कत है। इलियास भाई आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब ले। कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं, सब पूरा गांव इतना बड़ा 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम ले रहे हैं, हो सकता है 30,000 आबादी हो। कनेक्शन आप देखोगे तो 500 पाएंगे। आप रिकॉर्ड मंगवा लो आप, इलियास भाई आप खुद वहां रहते हो, मैं भी सबको जानता हूं वहां, तो वहां आप बिल भरवाओ, कनेक्शन लो। बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड कीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा है, हमारे यहाँ सरकार की तरफ से बहुत पैसा जाता है, चाहे वो HRDF के तहत के जाता हो, चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने 5-5 करोड़ रुपया दिया, चाहे उनकी बात हो। लेकिन दुख की अफसोस की बात यह है, पब्लिक हेल्थ के अंदर लाखों का बजट हर महीने जाता है। तो मैं तो आदरणीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप हमारी बात जो कहें उसे सच मत मानो, आप इंक्वायरी करा लो। आखिर वो पंचायत का पैसा मैंने पीछे पैसा दिया था 2022 में। एक नेवाना पंचायत है, एक बादली पंचायत है, उसमें मैंने कहीं 20 लाख कहीं 15 लाख जिस तरह भी है मैंने दिया था, और भी पंचायत। आज तक अध्यक्ष महोदय जी उन पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब 22 के 14 साल उनसे किसी ने आज तक न जेई से कोई पूछा, न एक्शन से किसी ने कोई पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ है, क्या नहीं है, आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी तो सरकार की आती है। श्री कंवर सिंह है जी, जिम्मेदार तो सर। 1 मिनट और लेना चाहूंगा मेरा भाई। एक हमारे यहाँ पिनंगुआ से और बड़कली से रोड जाती है होटल के लिए, और उसका बाकायदा हम हर सेशन में उठाते रहे हैं। ठीक है, आप लिख के दे दीजिए, ये अगर तो उसको भी जो है वो डबल किया जाए, दोबारा लिख के आप दे दो, वहां लोगों को आसानी हो सके। रिकॉर्ड में आ जाएगा। एक अचंभे की बात और बताऊंगा आपको, आप लिख के दे दीजिए। याद सुन लीजिए, ज्यादा अध्यक्ष मोदी सुन लीजिए भैया। बड़कली यहाँ नूह से भी 25 किलोमीटर, बड़कली पुढ़ाने से भी 25 किलोमीटर, बड़कली फिरोजपुर जैसे भी गए। बड़े अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय जी, हमारे लिए वहां बस स्टैंड नहीं है। जिस इलाके में जीएसटी कोड जो विभाजन के वक्त हजारों लोग हमारे शहीद हुए थे, आज हमें बस स्टैंड भी नहीं दिया जा रहा है। चलो आप अपनी इसमें तो किसी को बात नहीं है, कृपा करें कंवर सिंह वो बस स्टैंड भी बनाया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, और महामहिम द्वारा इस सदन में सरकार के पिछले 10 साल और आगे 5 साल का जो रोड मैप इस सदन में देखा, पढ़ा
उस पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान जो काम किया, जो जनभावना के अनुसार, जो लोगों के जरूरत के अनुसार जो काम किया, उस काम के आधार पर हरियाणा के इतिहास में पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। और ये सरकार कोई एक दिन के काम के कारण, एक दिन के समर्पण के कारण, एक दिन की योजना के कारण नहीं बनी है। सरकार का निर्णय, सरकार की नीति और सरकार की नीयत, इन तीनों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान जिस तरह से बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने भी ये बात रखी है, बिना पर्ची और बिना खर्ची पूरे प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का जो काम किया, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ सदन में किसान की बात बार बार उठाई गई है। किसान खेत के अंदर है, किसान को उसकी फसल का पूरा भाव 25 फसलों पर एमएसपी पर सरकार ने खरीद की है। जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले के अंदर बाजरा और सरसों सबसे ज्यादा फसल होती है। बाजरे भी 2650 रुपए क्विंटल इस सरकार ने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया है। ये मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं। सरसों का भी एक एक दाना खरीदा और उसके खाते में 24 घंटे में पैसे डलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से हूं, पूर्व की सरकारों में और आज की सरकारों में दिन रात का अंतर है। इस अंतर के कारण भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई है। और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो पार्टी ने 15 दिन में टिकट दी और जनता ने मुझे एमएलए बनाया, ये मेरे लिए नहीं, मेरे संगठन और सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के काम के कारण, सरकार के सफल कार्यक्रम के कारण मुझे जिताकर भेजा है। अध्यक्ष महोदय, जिस जिले में 2000 फुट, 1500 फुट, 1100 फुट के ऊपर पूर्व में 10 साल पहले पानी का वाटर लेवल था, आज के दिन उस जगह पर 250, 300, 400 के ऊपर पानी का वाटर लेवल है। ये कोई व्यवस्था परिवर्तन है। बिजली की व्यवस्था कराई, लास्ट तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। ये नीतियों का कमाल है, ये योजना का कमाल है, ये मुख्यमंत्री की साफ नीति और नियत का और निर्णय का कमाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में ये लाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार ने 10 साल में बहुत सारे अभूतपूर्व काम किए हैं और आने वाले समय में माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि रोड मैप क्या है, आने वाले समय में क्या किएगी। रेवाड़ी के अंदर भी बड़ी ऑयल मिल की घोषणा इसमें की गई है। इसके साथ साथ युवाओं को जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, 9,000 रुपए प्रत्येक बच्चे, बेरोजगार बच्चों को तनख्वाह देने की, सैलरी देने की, वजीफा देने की भी बात कही गई है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ साथ सरकार ने और पूर्व की सरकारों में यदि आप अंतर देखेंगे तो दिन और रात का अंतर मिलेगा। और इनके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक बात हल्के की नहीं है, पूरे प्रदेश की है। बेसहारा पशुओं की बात आई, मैं उस पर चर्चा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बेसहारा पशु किसान के फसल को बर्बाद करता है, एक्सीडेंट करते हैं और शहर के अंदर व्यवस्था खराब करता है। मेरी एक सुझाव है, मेरे इलाके के अंदर वन क्षेत्र 1185.85 हेक्टेयर जमीन अलग अलग टुकड़ों में है। यदि वन विभाग द्वारा इसकी चारद्वारी तार फेंसिंग करके उन पशुओं को उसमें रखा जाए, चारे की व्यवस्था है, नहर विभाग पौंड के द्वारा पानी की व्यवस्था करवा दी जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक रोडवेज का सब डिपो लंबे समय से पेंडिंग है।
मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है और इसके साथ एक IMT 3 ऐसे काम है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय स्पीकर महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं स्पीकर महोदय विपक्ष को बताना चाहती हूं कि पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। दिल्ली के भाग से हमारी सरकार नहीं आई है। हमारी सरकार काम करने के आधार पर आई है। हर वर्ग का, हर क्षेत्र का हमारी सरकार ने एक काम किया, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम किया है। 1,70,000 युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को नौकरी मिली है जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि नौकरी मिलेगी। और आगे 1,20,000 जो कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो अग्निवीर का हल्ला, जो स्कीम बहुत अच्छी है, पूरे देश में चल रहा था, हमारी सरकार ने अग्निवीर नौकरी के बाद हरियाणा में सरकारी नौकरी देने की गारंटी की बात करी है। इसकी वजह से हमारी सरकार बनी है। सबसे बड़ी बात जो भूल गए हैं, हमारे प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उनकी हर दुख तकलीफ के लिए काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश में बहुत बड़ी जागरूकता लाए हैं। जो हमारा लिंग अनुपात 870 तक होता था, आज बड़े गर्व की बात है कि हमारा लिंग अनुपात जो है 900 से अधिक हो गया है। ये हमारे लिए, बहुत महिलाओं के लिए, मेरी छोटी बच्चियों के लिए गर्व की बात है। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बहुत काम करती हैं, उसका मानदेय, चाहे वो हेल्पर हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो महिलाएं हैं, उन्हें मन चाहे स्थानों पर उनको नौकरी देने का काम, उनकी पोस्टिंग करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। उसके अलावा जो नाइट शिफ्ट में मेरी बहनें नौकरी करेंगी, उनकी सुरक्षित परिवहन की गारंटी हमारी सरकार देगी। यह भी काम हमारी सरकार करने जा रही है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिससे हमारी गरीब महिलाओं के पास पैसा आया, जिन्होंने कभी 500 रुपए का नोट भी नहीं देखा था, उन महिलाओं के पास आज लाखों रुपए उनके बैंक में है। ये महिलाएं आधी आबादी हैं, जिन्होंने, आधी आबादी ने, हमारी बहनों ने हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दिया। मैं खुद अपनी कह सकती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे को महिलाओं ने बहुत वोट दिया, और वोट इसीलिए दिया कि हमारी जो सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। उसके अलावा बिजली सप्लाई में कितना बड़ा सुधार है। 24 घंटे हरियाणा में बिजली रहती है, उसमें किसानों को भी फायदा है, उसमें हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भी फायदा है। पहले 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी, आज से 10 साल पहले तक। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हमारी सरकार ने, कितना बड़ा फायदा है। लोग यहाँ चंडीगढ़ अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कितने दुखी होते थे, समय बर्बाद होता था, घर से खर्चा होता था, और फिर भी ट्रांसफर मनचाही नहीं मिलती थी। किसानों को 24 फसलों का जो MSP पर खरीदने का काम किया है, ये देश में एक अनूठा उदाहरण है। इसकी हमें सबको, विपक्ष को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए कि 24 हमारी जो फसलें हैं उनको खरीदने का काम किया MSP पर। जब हमारी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किसानों की खेती नुकसान हो जाती है जी, बहुत नुकसान होता है। और पहले की सरकारों में हमें मुआवजा 1 रुपया
10 रुपए तक बड़ी मुश्किल से बहुत देर में से मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की जब भी फसलें खराब हुई हैं तो उन फसलों का मुआवजा समय पे दिया है। और सबसे बड़ी बात, खरीफ की फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपए एकड़ के हिसाब से बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हमारे युवा साथियों के लिए राई में एक खेल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, जो एक अनूठा उदाहरण है। कंक्लूड कीजिए। ऐसे इसलिए हमारी सरकार हमारे प्रदेश में बनी है। और मैं स्पीकर महोदय को अपनी कुछ समस्याएं भी रखना चाहती हूँ। मेरा दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है जी, उसमें कुंडली, राई, भालगढ़ औद्योगिक क्षेत्र है। कृष्णा जी, अगर आप एक दो प्रमुख कुछ बोल, हाँ, मैं प्रमुख ही बताऊंगी स्पीकर साहब, मैं प्रमुख ही बताऊंगी। कुंडली, राई, भालगढ़ औद्योगिक क्षेत्र है। लाखों लोग वहां पे नौकरी करते हैं जी, पर सुविधाओं का बहुत अभाव है। जमीन का पानी बहुत खराब हो गया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था का काम हमारी सरकार ने शुरू किया हुआ है, पर वो गति बड़ी धीमी गति से चल रही है। उसको तेजी लाके पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। गंदे पानी की निकासी का भी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। गंदे पानी की निकासी जरूर की जाए। मूर्थल और मलिकपुर गांव है जी, जहां पर हमारा बाईपास बनना बहुत जरूरी है जी। मेरा यमुना के नजदीक का एरिया है जी, वहां पे रेती का काम बहुत होता है। और दूसरा, हमारा मूर्थल में एक हमारा कूड़े का डंप बना दिया है 3 जिलों का, जिसकी वजह से भारी वाहन बहुत आते हैं। और वो सड़कें टूटी हुई है मूर्थल की सड़कें टूटने के कारण हमारे आए दिन तो एक्सीडेंट होते हैं, सारा दिन गाड़ियां चलती हैं। दे दीजिए बीबी बत्रा जी। और इसके अलावा जी सबसे एक बड़ी समस्या एक और है जी, हमारे दिल्ली के साथ लगता हुआ नाहरा गांव है जी। उस नाहरा गांव के आसपास में एक हमारी पावर ग्रिड कंपनी है जी, जिसने हाई टेंशन तारे लगाने का काम करने जा रही है। और हमारी जमीनों की डिटेल्स भिजवा दीजिए, रिकॉर्ड में आ जाए। जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा है जी, उसकी वजह से वो समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। हमारे जो किसान हैं वो आंदोलन पे बैठे हैं जी, और 16 FIR दर्ज है। वो तुरंत हमारी सरकार ने कह रखा है उसे रद्द करवाने का काम किया जाए। धन्यवाद जी। बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, और मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महामहिम महोदय ने 13 नवंबर को यहाँ पर अपना अभिभाषण दिया। मैं उसका पैरा नंबर 8 पढ़ता हूँ। वर्ष 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों का विश्वास का चुनाव रहा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग, अंत्योदय उत्थान का जो मिशन चलाया है, वह उस पर समर्थन की मोहर है। और यह जनादेश हरियाणा को विकसित बनाने के लिए नॉन स्टॉप चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो ये मैंडेट मिला है ना जी, ये मैंडेट एक मैनेज एंड स्लैश मैंडेट है। और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में, कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए इनको। देखिए, और बत्रा जी आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। एक मिनट में अपनी मंत्री जी 1 मिनट आप बैठिए। मैडम आप भी 1 मिनट बैठिए। कृष्णा जी 1 मिनट बैठिए। क्या मैंने अनपार्लियामेंट्री कह दिया जी? क्या मैंने गलत कह दिया? बोलो, अब अपना जवाब दे देना। आप जवाब दे देना, कमाल करते हो। बत्रा जी, आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे देना। बात कीजिए बत्रा जी। देखिए, चलो ईवीएम का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपकी बात मानता हूँ, ये 2-3 बार आपकी बात मानता हूँ। प्लीज इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। आगे तो बोलने दो, ध्यान रखिए। सारी
जितने भी मतदाता हैं उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना कि ये भी ठीक नहीं है? आपको 60% पढ़ दूंगा, आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है, और कांग्रेस को जो मिला है इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, किस बात के नंबर बना रहे हो आप लोग? देखिए, अगर उनकी बात में कोई ऐसा शब्द है जो कि पार्लियामेंट्री नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं सर, वो जो बात कह रहे हैं वो बात सुनिए, सभी सुनिए। ऑब्जेक्शनेबल चीज मैंने पॉइंट आउट की है। अच्छा, और कांग्रेस को रनिंग कमेंट्री नहीं, कांग्रेस को नो रनिंग, मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस को 39.3% वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। आप ये पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप ये मैंडेट की जो बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन चुनाव की गिनती हुई, उस दिन वो भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं वो वर्ड कोट कर रहा हूं इस बात के लिए कि कहां से भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेजॉरिटी हमारी आएगी, हम जीतेंगे, ईवीएम पे दोष मत देना। ये कहां से ईवीएम आ गया उससे? ये कहा मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। उसमें आप उसमें वो मत कीजिए। और मैं पूरे सम्मान के साथ, स्पीकर सर आप बीच में क्यों टोकेंगे? आप जब आप मंत्री जी रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो, आप किसी बातों को आप बोल रहे हैं, आप अपनी बात के लिए कोई तरीका थोड़ा है। बत्रा जी आप अपनी बात, हाँ जी ठीक है, आप अपनी बात सर, मैं कोई बात नहीं देंगे, कई बार कह दिया ये, कोई बात नहीं। बत्रा जी आप अपनी बात इसके ऐसे सर, मैं आपकी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि ये चुनाव जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है, और पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है। पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है ये। और उसके बाद जनता ने ईवीएम पर सवाल उठाए। आप जो अनपार्लियामेंट क्या है? व्हाट इज अनपार्लियामेंट? ये अपने बारे में अगर आप रिकॉर्ड में ला सकते हो ऑब्जेक्शन अपना, आपको अधिकार है। अध्यक्ष जी देखिए जी, इनको 5 साल इन्होंने यही नुक्ताचीनी कुछ नहीं करना। 5 साल ईवीएम पर दोष देना है। कोई हक ही नहीं है। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में। ये 5 साल चू करते रहे भाई चुनाव कैसे जीत गया। सुन तो लो, 5 साल चू करते रहे। तो ये आप ये देखेंगे एक सदन चलाना है कि नहीं चलाना, तो इनकी बिना बात की बातें सुनते रहे हम। फिर सदन चलाना जितनी हमारी जिम्मेवारी है। सदन तो चलेगा, नहीं सदन चलेगा। आपके भी मंत्री जी गलत बोलेंगे तो विरोध करेंगे, मंत्री जी बोलेंगे तो विरोध करेंगे। मंत्री जी आप बैठिए, प्लीज देखिए सदन बजे की बात देखिए, सदन आप देखिए मेरी बात। एक मंत्री जी, 1 मिनट, मंत्री जी आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। मंत्री जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। मंत्री जी सदन वहां से भी नहीं चलेगा, सदन वहां से भी नहीं चलेगा, मगर सदन चलेगा तरीके से चलेगा। ऐसे देखिए, ये इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा, और ये सभी मेंबर्स को ये समझना पड़ेगा। कुलदीप जी, ये बीच बीच में नहीं होगा, दोनों तरफ से ये नहीं होगा बीच बीच में। आप बैठ जाइए अभी। कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होगा, गीता जी कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये एंडलेस है, इसका कुछ ये नहीं। आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, और जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होता, कोई कुछ भी बोलेगा फिर रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। बत्रा जी आप अपनी बात कीजिए, आप सीनियर मेंबर हैं,
और 8 मिनट 10 मिनट के अंदर आपने 8 मिनट के नहीं, पार्टी हैज गिवन मी द टाइम एंड पार्टी ने मुझे टाइम दिया है, मैं उस हिसाब से बोलूंगा। 10 मिनट आपको पार्टी ने 10 दिया। मिनट के नहीं, 10 पार्टी नहीं है। तो आप कौन से मेंबर्स नहीं बोलेंगे वो भी तय कीजिए। कोई बात नहीं, तय हो जाएगा। तय तो कीजिए। 15-10 मिनट तो आपने ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। वाइटल इश्यू है, मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात रेलिवेंट बात बोलनी रेलिवेंट बात कह रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि उसके रिएक्शन सारे वर्ल्ड के अंदर ठीक है 120 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव होता, मैं ये सदन के सामने कहना चाहता हूं। यही है इस बात के लिए, ये इसमें है, उसमें उतराज कर सकते हैं इस बात के लिए। हम क्या गलत थोड़ा कह रहे हैं जी, कोई इसमें बात थोड़ा कोई इसमें। और ये भी कहूंगा साथ में कि जैसे पार्लियामेंट में कहा गया या कुछ है, मैं विद ऑल कन्विक्शन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एटीट्यूड, छुट्टियां याद नहीं आती जब डेटे अनाउंस करते हैं, तब इलेक्शन कमीशन सोया होता है उस समय में। और आज जब बाद में अपील आती है, 1 तारीख को चुनाव होना था, 5 तारीख को आपने चुनाव कर दिया, और वो जो 15 दिन का पीरियड था, किस कैपेसिटी में पीरियड बढ़ा दिया वो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वही जो सरकार कहे वही इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर ठीक लोग कहते हैं कि जैसे सीबीआई पिंजरे का तोता थी, इलेक्शन कमीशन भी पिंजरे का तोता है। इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा है। नेक्स्ट में रेलेवेंट बात पे आ रहा हूं, और नेक्स्ट उसके बाद अगेन मैं प्रेसिडेंट एड्रेस जो है, गवर्नर एड्रेस का पैरा नंबर 11 पढ़ूंगा सर। मेरी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश में हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर प्राप्त किए हैं। उन्होंने गरीब, युवा, महिला व किसान को विकसित भारत के 4 स्तंभ माना है। मैं आज सिर्फ गरीब की बात करूंगा इसके अंदर, क्योंकि और बातें करूंगा इतना समय आप नहीं दे रहे, इधर उसमें करनी है। इस सरकार ने फ्री राशन बांटकर इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं अपने हक में किया। टोटल हमारे प्रांत की पॉपुलेशन है 2 करोड़ 8 लाख, जहां पर 1 करोड़ 1.9 करोड़ पीपल को बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। कैसा प्रदेश है? किस प्रदेश की आप इतनी बढ़ावना करते हैं? किस प्रदेश की बात है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा यहां पर है, हमारा वहां पर है, यह इतने पैसे खर्च हुए, इतना बजट हो गया या कुछ है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इस बात के लिए चिंतन करना होगा। मैं कोई शब्द बोलूंगा फिर सारे खड़े हो जाएंगे उस बात के लिए कि इस बात के लिए कि इतना 70% पॉपुलेशन क्या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हरियाणा के अंदर रहती है। और आप कहते हो कि भारत सरकार की जीएसडीपी से हमारी जीडीपी से हमारी जीएसडीपी उससे ज्यादा है। जिस प्रदेश की स्पीकर सर जीएसटी 8% हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की 7% हो, और उस प्रदेश के अंदर 70% आदमी गरीबी रेखा के नीचे हो, जो प्रदेश में कहता हो अपने बजट के अंदर कि पर कैपिटा इनकम 3,25,759 रुपया, और उसकी बात आप करते हो। उस बात के लिए इस सरकार को मैं एक निकम्मी सरकार नहीं कहूंगा तो कौन सी सरकार कहूंगा? कहां पर पैसे वो चले गए, ये कुछ है, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। आप ज्यादा बोलने की अपेक्षा कोशिश मत कीजिए। उसके बाद सर एक वर्ड होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। स्पीकर सर कमिटी सरकार का डिलीट कराओ। दूसरा स्पीकर से चलो एक मिनट आपकी अनुमति से सरकार है, जैसे मैं वापस लेता हूँ, आपकी सरकार बहुत बढ़िया है।
मैं वापस देता हूँ, आपकी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है। एक मिनट है नकारा सरकार है, बस मंत्री जी नकारा। इधर बात करना चाहता हूँ। स्पीकर सर, मैं वापस लेता हूँ, मैंने सीनियर सरकार बहुत बढ़िया सीनियर सरकार है। देखिए एक सीनियर सरकार लोग है, ही ध्यान नहीं कर रहे हैं, नए मेंबर्स क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा ध्यान से। हाँ, इधर संबोधित जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जैसे बत्रा जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को फ्री अनाज देकर के हाँ आऊंगा उसमें आऊंगा। ये याद रखें, जवाब देना कि आप बीच में देश में कोरोना काल आया, कब थे क्या? जब देश में कोरोना काल आया, प्रधानमंत्री कोरोना कहाँ से आ गया 80 करोड़ लोगों को, स्पीकर सर 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया था और अगले 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया था। ठीक है। इस बात की सराहना करनी चाहिए। चलिए चलिए बत्रा जी आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे है कि सस्टेनेबल ग्रोथ 2 टर्म है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उस बात के लिए। एक होता है गरीबी को हटाना और एक होता है जो भूखा है उसका पेट भरना। ये सरकार पेट भरने पे पैसा खर्च करती है, ये सरकार गरीबी हटाने पे पैसा नहीं खर्च करती। पिछले बजट के अंदर गरीब को खाना खिलाने के लिए या राशन बांटने के लिए बजट का 28% खर्च किया और गरीबी हटाने के लिए 14% खर्च किया। इसी बात के लिए कि फ्री राशन देते रहो, फ्री राशन पे लोगों को मुनसर करते रहो, उनकी गरीबी दूर मत करो। इस बात के लिए दलित की गरीबी मत करो और औरों की गरीबी मत दूर करो, इस बात के लिए। और रोजगार देने की कोई बात नहीं करता ये बात के लिए। जिस प्रदेश में 67,000 करोड़ जो कर्जा लेते हो और उसमें 60,000 रुपए का आप अपने कर्जे और कैपिटल का भुगतान करते हो, ये स्टेट की एक फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी। आप डेवलपमेंट की बात जहां तक करते हैं उसके बाद की बताते हैं। बीपीएल बेनिफिशियरी से प्रजातंत्र को एक बहुत बड़ा ये जो आपकी 70% आई है, ये अच्छा नहीं है प्रजातंत्र। और ये फिगर जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये आपकी परिवार पहचान पत्र के अंदर रूल्स बने हुए हैं, उसमें सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये परिवार पहचान पत्र बनाया जाता है सर। और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन में बराबर की 46 और 48 सीटों का आपस में फर्क हुआ उसके बाद, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर हम बीपीएल कार्ड बनाएंगे। कहां लिखा है, कौन से कानून के अंदर लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर? किसने ये ऑर्डर किए, किसने ये लीगल ऑर्डर किए? सरकार इसका जवाब दे, मेरे बोलने के बाद जवाब दे दी सरकार। उसके बाद सर अब मैं आता हूं सेक्शन 3 ऑफ द परिवार पहचान, हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021। Every family being a resident of state shall be entitled to obtain a Parivar Pehchan number by providing, submitting, updating of the designated portal. Information comprised of such data fields may be notified by the authority with the prior approval of the state government for determining the provision of the any scheme, service, subsidy or benefit। ये वो सेक्शन 3 के अंदर ले दिया इन्होंने। और सेक्शन 3 के बाद आफ्टर रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 3, द अथॉरिटी शैल वेरीफाई ईच डाटा फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू फिजिकल मीन्स। ये कहां से एक आपने डिक्लेरेशन कर दी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कहां से कर दी? क्या इस एक्ट की ध्वजियां उड़ा दी? जो मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया था, जिसको गर्व करते थे कि मैंने यहां पर परिवार पहचान पत्र मैं लेके आया हूं। उसके बाद क्या है सर? फिजिकल मीन सच मैनर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी और थ्रू इलेक्ट्रिक मीन्स by integration or comparison with the data held by or on behalf of the state government
or government agency or local authority in the case of. उसके बाद सर clause 2 है on verification of the each data field under section 1 authority shall tag the परिवार पहचान पत्र database जो इसके लिए वेरीफाइड है या कहां पे। ये 44% की इंक्रीज आपने बेनिफिशरीज की कर दी और उसके बाद उन जिलों के नाम भी पढ़ दूंगा, फिर आप कहेंगे कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं या कुछ है। 15 मिनट का आपका है, आप उसमें नहीं कोई बात नहीं, मैं उसमें उसी में आ रहा हूं। अच्छा, लास्ट 2 साल के अंदर ये फिगर कहां से आई, ये कैसे आई, किसने 75 लाख बीपीएल कार्ड ऐड किए, किसकी ये साजिश थी, किस सरकार की साजिश थी। मैं इस सदन के अंदर डिमांड करता हूं, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर सीबीआई इंक्वायरी। मैं किसी बेनिफिशियरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक सिस्टम जो कानून आप लोगों ने बनाया है, ये कानून इसी विधानसभा के अंदर पास हुआ और जो बेनिफिशरीज की आप बात करते हैं, इस बात कर रहे हैं आपने, मैं इस विदाउट कनेक्शन अभी बाद में कह रहा हूं, आपको इस बात के लिए तकलीफ की होगी। अनाज के देके वोट खरीदे गए हैं आपने, इसलिए 75,000 रुपये बनाए हैं इस बात के। ये सरकार इस बात का जवाब दीजिए कि 75,000 कहां से, इस बार 75 लाख। हाँ जी, अपमान नहीं कर रहा, मैं अपमान नहीं कर रहा। चलिए कंक्लूड कीजिए डॉक्टर, आप कंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट राम कुमार गौतम जी, कोविड की महामारी में आप कंक्लूड। पूरे विश्व में भूखमरी थी, प्रधानमंत्री जी ने संभाला सारा काम। आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं? आप पहले एक्ट पढ़ो। अब बेदी जी खड़े हो गए, जोन से बिजली फ्री बांटा उनका समझौता करा है, लोकसभा वोट मांगा उनका जफियां पावा है, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। कुछ तो सोच लो, बोल रहे हो यार, सुनने की पेशेंस होनी चाहिए यार, वहां पे जाकर उनसे तो यार नहीं करते हो, पूरा देश में समझौता करते हो, आप कमाल है। चलो बत्रा जी को बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं, जनता देखती है, सुनो सबकी बात, सब आपस में एक दूसरे की सुनो। बत्रा जी आप मैंने इसीलिए अरोड़ा जी आपकी पार्टी के मेंबर बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के मेंबर बोल रहे हैं, कंक्लूड कर, उनको कंक्लूड कर लीजिए। चलो सीनियर मेंबर है, आप उनको कंक्लूड करने दो प्लीज, कंक्लूड करने दो। बत्रा जी ने जो बात उठाई है कि किस प्रकार से 75 लाख बेनिफिशरी बढ़े हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, किन के बढ़े हैं, आखिर वो परिवार पहचान पत्र के पास। वही बात आपके मेंबर बोल रहे हैं या नहीं थी, वही बात सरकार आपके मेंबर इंक्वायरी कराएंगे। ठीक है, अब पैरेलल मत बोलिए। आप बत्रा जी आपने कंक्लूड कर लिया अपना, आप कहो, आप कंक्लूड कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हो। प्लीज आप अरोड़ा जी आप बैठिए प्लीज, अरोड़ा जी आप बैठिए प्लीज, ऐसे नहीं। सीनियर लोगों से ये एक्सपेक्टेड बाई वॉच 2 मिनट से ज्यादा। सॉरी टू से मिनिस्टर हैज गिवन द स्टेटमेंट, ही एक्सप्रेस कि मेरे को नॉलेज नहीं है इस बात के लिए, पर मिनिस्टर को तो कम से कम पता होना चाहिए कि 75 लाख बेनिफिशरी का राशन कहां से मिल रहा है, कब से मिल रहा है। और आपने पार्लियामेंट चुनाव के बाद डिक्लेयर कर दिया इस बात के लिए। और आखिरी बात, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर आपकी इजाजत से, आपने मुझे पैरा नंबर 13 है कि 1 दशक पहले के हरियाणा और आज के हरियाणा के दर्पण में कितना साफ है। क्या एक दशक से पहले हरियाणा कुछ नहीं था क्या? आप लोग हरियाणा में रहते नहीं थी क्या? हरियाणा में फैसिलिटीज नहीं थी क्या? हरियाणा में सड़कें नहीं थी क्या? हरियाणा में पावर नहीं थी क्या? हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी क्या? हरियाणा में उच्च अधिकारी पर ऑफिसर्स नहीं थी क्या? नहीं था हरियाणा के अंदर? 10 साल के अंदर हरियाणा सब कुछ हो गया इस बात के लिए। चलिए राम कुमार गौतम जी है, मैंने राम कुमार गौतम जी, राम कुमार गौतम जी। चलिए अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया और मुझे ऐसी उम्मीद है जैसा कि पहले कई लोग बोल के उतना टाइम मुझे आप जरूर देंगे। अध्यक्ष महोदय,
मैंने जब पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी जींद में ज्वाइन की थी, उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि 50 सीट मिनिमम बीजेपी की आएंगी और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, और यह भी कहा था 200% बनेगा। बात कुछ भी नहीं थी, बात तो सिंपल इतनी ही थी। मैंने यही बताना था कि एक तरफ मुकाबला बीजेपी का है और एक तरफ मुकाबला हुड्डा पार्टी का है, नॉट कांग्रेस पार्टी, हुड्डा पार्टी। क्योंकि हमने इतना ही बताया था, एक जो कुमारी शैलजा थी जिसके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, उसको खुद को टिकट नहीं दिया गया। वो जो टिकट गौतम जी गवर्नर आई थी उसको भी गवर्नर एड्रेस पे रही है, ये हमने बताया था उस समय, गवर्नर एड्रेस उस पे समय रही है, मैंने बताया था। गवर्नर एड्रेस पे रही है। कंपेयर करना था सिर्फ के मुकाबला था हरियाणा में किसी और पार्टी का नहीं था, मुकाबला था बीजेपी का और हुड्डा साहब का। आप गवर्नर एड्रेस पे रही है और हुड्डा साहब का। ठीक है, हुड्डा साहब पार्टी आपकी है और का दखल ही नहीं कुछ भी, क्या गलत कह दिया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पार्टी एक बार हुड्डा साहब का नाम लिए, वो कुछ कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, पंडित जी जो है रामकुमार जी बड़े अच्छे आदमी, मेरे पुराने मित्र हैं, इनको बोल दे जो कहते हैं, फिर बोल के माफी भी जल्दी मांग लेते हैं। अभी मैं कहता मैंने बड़ी गलती करी जो उसके खिलाफ बोले, आप बोल रहे हो, फिर हुड्डा साहब सबके बीच में कहता हूँ, सुनो, हुड्डा साहब सबके बीच में कहता हूँ, आप दोनों की दोस्ती बनी रहे। जो आपने सरकार चलाई है वो बिल्कुल गलत थी, मैं उसका हामी नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन इंसान अच्छे हो, आपकी रगों में गलत खून नहीं है, बट यू आर सराउंडेड बाय ब्लडी रिजेक्टेड पीपल ऑफ ओम प्रकाश के कारण। आप कांग्रेसी, आपके साथ है ही नहीं कोई भी। अध्यक्ष महोदय, ये सारे लोग होगी बात, सलाहकार है, गीता जी मैं ये कहता हूँ, अरे आप तो अलग हो यार, छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे, अभी है। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती किरण चौधरी, सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष, दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। जी रामकुमार गौतम। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुकाबला सिर्फ हुड्डा साहब का, नायब सैनी का, बीजेपी का और हुड्डा साहब की पार्टी का था, इसलिए हमने कंपेयर यही समय करना था बस। 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का, मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सैनी का कार्यकाल। इतनी सी बात थी, वो मुझे पता था कि भाई हम हर गांव में जा जाके पूछते थे, भाई तेरे गांव में कितने छोरे लगे 10 साल में हुड्डा साहब के राज में? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब वाले में कितने लगे? 70, 60, 65, 55, 15। भाई हुड्डा साहब के टाइम में तेरे गांव में कितने लगे? काम कितने हुए तेरे डेवलपमेंट के? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब के राज में और नायब सैनी के राज में कितने काम हुए कि जी इतने लाख के, इतने करोड़ के? यही चीज हमने बतानी थी। और दूसरी बात ये कि हुड्डा साहब को और कांग्रेस पार्टी को ये दुख नहीं होना चाहिए जो ये ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम ने धोखा दे दिया। हुड्डा साहब, ईवीएम का बहाना ना बनाओ। ईवीएम का जब आप राज में आ जाते तो फिर ईवीएम सही थी। ये तो आपकी सीट जो 37 आई है, ईमानदारी से कहता हूं, सारे एग्जिट पोल और सट्टा बाजार उनकी वजह से 37 आई है, नहीं 37 नहीं आती, मैं दावे से कहता हूं। देखिए 10 साल पहले का हरियाणा, कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना सिफारिश नौकरी मिलेगी। कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना किसी की सिफारिश के
कोई भी काम होगा, हर काम के लिए सिफारिश की जरूरत थी। डेवलपमेंट का भी पैमाना था। रोहतक के इर्द गिर्द जहां कहीं जींद जिला शुरू हुआ सड़क बंद। भिवानी जिला एक दिन किरण चौधरी बैठी है, वो कह रही थी कि हमारा राज होगा। जब मैंने उस वक्त कहा था किरण हमारा राज कदा होगा, हुड्डा साहब बनेगा मुख्यमंत्री तो अगर थारी सरकार आ गई तो। और मैं कहा याद कर ले, रोहतक से सड़क चली थी खेड़ी मोड़ पे, थम दी जाके थारा कैसे राज होगा। तो हर मामले का हमने यही बताया। देखिए ऐसे ऐसे अनेक बच्चे, मुझे दुख इस बात का है, बहुत लोगों ने वोट और आधार पे दिया, जातीय आधार पे दिया। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे जाट समाज के लगे इस सरकार में, मैं दावे से कहता हूं। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी सारी पोस्टों पे मेजोरिटी बच्चे जाटों के लगे। इसलिए नहीं कि उनकी सिफारिश की काबिल बच्चे थे, मेहनत कर रखी थी, मेरिट में आते थे। और जो हमारे चमार भाई, अब वो ये बुकल बहुत बोल रही थी, गीता बुकल, मैं इससे प्यार करता हूं, नफरत नहीं करता, अच्छी लड़की है, काबिल भी है, ये भी मानता हूं। 80% बच्चे चमारों के लगे खट्टर साहब के राज में। और ये जो AB बनवाई है आप लोगों ने ही बनवाई है। अरे इतनी घृणा क्यों करते हो बीजेपी से? नरेंद्र मोदी और बीजेपी से पहले हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क था। हमारे देश के बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो अमेरिका में गए थे। और अमेरिका में गए थे तो उनकी बड़ी भारी बेइज्जती की एयरपोर्ट पे। यहां तक कहते हैं, पता नहीं, कहते इंसल्ट इतनी की कि पगड़ी तक उतरवा ली। ये बहुत शर्म की बात थी, उनकी नहीं पगड़ी उतरवाई, वो पगड़ी इस देश की उतरवाई थी। इस देश का सम्मान नहीं था उस समय। नरेंद्र मोदी का मुकाबला क्या करोगे? अब क्या कहता है राजीव गांधी? जाति जनगणना कराऊंगा, जाति जनगणना कराऊंगा। एक ने पूछा, और राहुल गांधी, सॉरी राहुल गांधी, अरे तू जाति जनगणना कराओगा? एक वो अनुराग ठाकुर है, उसने वही पूछ लिया, बोला भाई तेरी जात तो बता। देखिए जातिगत जनगणना कराना, शांति कर, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सुनो नरेंद्र मोदी का मुकाबला, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीजेपी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी में दुनिया में इस देश का सम्मान बढ़ाया है। जो देश आपस में भी दुश्मन है, यूक्रेन है, रशिया है, उन्होंने भी वही सम्मान दिया जो यूक्रेन ने दिया, वही रशिया ने दिया। अमेरिका ने भी वही दिया जो रशिया ने दिया। दुनिया में देश को जना दिया। गौतम जी, आप कोई 370 राज्यपाल अभिभाषण तक रही और इस तरह के शब्दों को थोड़ा अवॉइड कीजिए आप। ठीक है, 370 धारा को 370 धारा को निकल सकता था। निकल जाएगा। मोदी ने एक मिनट नहीं लगाई, खून के कतरे बह जाएंगे, नालियां बह जाएंगी, खून की कतरा खून का भी नहीं गिरा। 370 धारा तोड़ के फेंक दी। राम मंदिर का निर्माण किया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। सुबह उठते ही ताऊ राम राम, दादी राम राम, बेबे राम राम, रग रग में हमारे राम। कांग्रेस वालों ने बयान दिया था, उसने वो जो आजकल इनकी पार्टी में पता नहीं आया कि नहीं आया, इनका वकील था कपिल सिब्बल, कि जी 10 साल फैसला ना होने दो इसका, बाबरी मस्जिद बनी रहने दो इसमें। अरे मैं दावे से कहता हूं, और पार्टी बना लिया भूपेंद्र हुड्डा, बेशक टूट बैठ जाओ जरा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गारंटी से कहता हूं कभी पावर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे भले आदमी जाति जनगणना, और तेरे को सूझता ही कुछ नहीं। कभी सेक्रेटरी कितने, कभी कितने कितने, अजीब बात करता है। आप देखिए 10 साल पहले बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे, और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे। अरे तुमने के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे, और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी। यूं कहते
उस पर लवा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी, वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे किलकी मारते फिरा करते, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी। 10 साल उससे पहले नहीं था, एक नया जमाना शुरू किया, अनेक काम ऐसे किए। ठीक है, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी, जो टेक्निकल काम कर दिए सारे, और कुछ टेक्निकल काम को तो नायब सैनी जी आपने भी सुधारना पड़ेगा भाई। हालांकि आपने बहुत काम HKRN के उनकी पक्की कर दी नौकरी, अनेक काम है, बहुत लोगों ने ये वो गाए हैं ये, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी टेक्निकल थी और कुछ नहीं थी, पर काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। उसके बाद नायब सैनी ने फिर सुधारा और भी सुधार कर दिया। और जो ये सरकार आई है, ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिला है 36 बरादरी का, सबका जब आई है। EVM का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। कुछ भाई जो पर्सनल नफरत करते हैं नायब सैनी से, वो बावड़े हैं बिल्कुल। उनको गलतफहमी भी है कि भाई तू फलाना बन जाता तो पता नहीं क्या कर देता। लेकिन मैं कहता हूं सही समय पे जो सही फैसला लिया पार्टी ने, ये गजब का फैसला था। अरे सैनी, SC, BC, ब्राह्मण 100% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गजब का, पंजाबी 100%, 80-85। हमारे जाट भाइयों को छोड़ के उनको तो ये था भाई हमारा भूपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए। और जो भाई गौतम जी, ये जाति अगर ये जाति बात का शब्द, सॉरी, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो सच्चा है, लेकिन नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ये हम हाउस के अंदर बात कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल हाउस का अपना एक डेकोरम होता है। बिल्कुल डेकोरम बनाऊंगा उसके ऊपर या बहुत सीनियर मेंबर है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, डेकोरम बनाऊंगा भाई, डेकोरम बनाऊंगा, बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल है। अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी। आप कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द इसमें से निकलेगा, मैं कंक्लूड करा रहा हूँ। ये मेरे निकाल दे भाई, उसमें से निकाल दे। अध्यक्ष महोदय, मैं सॉरी बोल दी भाई, सॉरी बोल दी। तारीफ भी कर देता हूँ यार कितनी, फिर उसने भी तो देख लिया। अगर मैं कुछ बातें सरकार की नहीं, पार्टी की तरफ से समय आया, वो आप नहीं बताएंगे। नहीं, आप नहीं बताएंगे। ये पार्टी तय करेगी कि उसका कौन सा सदस्य कितना बोलेगा। आपकी कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ऑनरेबल मेंबर 20 मिनट से ज्यादा बोले हैं, इसलिए आप तय नहीं करेंगे और इस तरह का विषय बीच में कोई उठाए भी ना। ठीक है, ये सभी के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें सरकार की, मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की उसमें लाना चाहता हूं संज्ञान में। एक तो हॉस्पिटल्स की भी कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भी कमी। ये मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, क्योंकि आप तो ने तो अभी अपना काम कारवा शुरू करना है अभी, तो आपका तो कोई इसमें वो नहीं है। मैं पहले भी आवाज उठाता रहा। सफीदों में 31 पोस्ट सैंक्शन है, 29,000 वोट है। नारनौंद के 13,500 वोट है सिर्फ। नारनौंद में 100 बेड का हॉस्पिटल है, सफीदों में सिर्फ 50 बेड का हॉस्पिटल है। सफीदों में 31 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 31 में से 18 खाली है, सिर्फ 13 भरी हुई है। और नारनौंद में
नारनौंद में 73 पोस्ट हैं सैंक्शन, सिर्फ 53 खाली हैं, 20 भरी हुई। और नारनौंद सिविल हॉस्पिटल में 12 डॉक्टर हैं, 42 सैंक्शन पोस्ट है। और सफीदों में 7 सैंक्शनड है, मुआना में 7 सैंक्शनड है, सिर्फ 1 डॉक्टर है, सबसे बड़ा गांव है अपने जींद जिले। इसी तरह काड़वा है 1 डॉक्टर। नेट सेल में ये है कि 23 पोस्ट खाली है और 8 सिर्फ भरी हुई। तो एक तो इस और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक कॉलेज मंजूर किया हुआ है गर्ल्स का जामनी में, और उसकी बजट कहीं और ले गए। वो क्लास तो लगती हैं, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप कंक्लूड कीजिए, आपका समय पूरा हो गया। लिख के दे देना, वो सब रिकॉर्ड में। 1 सेकंड जी, बस जल्दी करूंगा, कोई बात। अभी जल्दी घंटी ना बजाइयो, 1 मिनट और लगे, कोई बात। तो इसमें यह है कि एक तो ये वो जामनी का जो कॉलेज है, उसकी स्कूल में क्लास लगती है लड़कियों की, वो पिल्लू खेड़ा में। तो वो 8 एकड़ जमीन बाकायदा सरकार के नाम है, वो कॉलेज जरूर बनवाना। और एक ये जो नारनौंद में 50 गांव को दिक्कत है, 25 गांव नारनौंद से उधर 12 की तरफ और 25 गांव खांडा और पेटवाड़ की तरफ। पहले भी मैं अनेक बार आवाज उठाई, मंजूर कर दी थी पहले खट्टर साहब ने, लेकिन बाद में वो बनाई। बहुत ही जरूरी है। नारनौंद क्रॉस करते हैं जब कई घंटे कई बार जाम लग जाता है, इसको आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे लो, ये मेरा आपसे आग्रह है। और मेरा एक और सुझाव है आपको, 1 सेकंड जी, बड़ी कीमती बातें कह रहे हैं। समय आप लिख, कोई बात नहीं, 1 सेकंड, आज खुला समय मिला, एक मिनट, आज पार्टी की तरफ से भी मिला है, मुझे जो यार अन्ना उस हिसाब से आया रिटर्न में, मैंने भी पूरा समय। 1 मिनट सिर्फ, कोई बात। एक जो है, जितने भी सब डिवीजन बने हुए हैं, नारनौंद भी उनमें एक है, सिविल कोर्ट नहीं है। 1.25 एकड़ जमीन हमने कहा था जी ट्रांसफर कर दो, टूटी फूटी जगह पड़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, खट्टर साहब वहां भर के आए थे, किया नहीं। तो ये भी ध्यान करके सिविल कोर्ट भी वहां बनवाने का कष्ट करें। और दूसरी बात ये कि ये जो एक सेकंड खत्म करता हूँ, 1 सेकंड खत्म करता हूँ, बस आप खत्म कर दिया, 1 सेकंड बस खत्म कर दिया। खेड़ा खेमावती में दोनों तरफ तालाब है, बड़ा खतरनाक, इसमें समय बहुत जाएगा, इतना सब रिकॉर्ड में आएगा, इतना ही बस 1 सेकंड। वो दोनों के दोनों जो है तरफ कई लोग भी मर लिए, वहां पानी बहुत खतरनाक पानी है, खेड़ा खेमावती के दोनों सड़क के तरफ, उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। और सड़कें काफी हैं, कोई नहीं, आप लिख के दे दीजिए, सारा आ जाएगा। चंद्र प्रकाश जी, 1 सेकंड जींद, 1 सेकंड, नहीं हो गया, धन्यवाद। अब कुछ रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ऐसे रिकॉर्ड में नहीं आएगा। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, एक मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, 2 मिनट। अध्यक्ष जी, सदन में कल से कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया संबंधी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन हाउस में ना उठें, इससे हमें बचना चाहिए, मेरा आग्रह है सबको इसके बारे में। देखिए माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने भी इस विषय को मौखिक तौर पर देखा है, सुना है हमने। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 46 आदि के अंतर्गत ऐसे विषय जो संवैधानिक संस्थाओं या उनकी कार्यशैली के बारे में हो सामान्यतः नहीं उठाए जा सकते, परंतु कोई भी विषय उठाना या ना उठाना ये तभी डिसाइड किया जा सकेगा अगर रिटर्न में कोई नोटिस मेरे पास आएगा, ये तभी डिसाइड कर पाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, अगर इसमें आपको कोई रिटर्न में देना तो आप भिजवा सकते हैं उसको।
जी Order, kindly allow me to speak. Adhyaksh Mohoday, don't you think I am a responsible member of this house? एवरीबॉडी इज So how Ram Kumar Gautam ji, respected member of this house, उन्होंने I don't have any right to say on the issue, जो वर्गीकरण की बात जो मैंने कही कल, आप क्या समझते हैं इन्होंने, मैं कभी भी कॉम को लेकर कभी भी मैंने नहीं कहा, ऑलवेज मैंने जब भी बात की होगी द कास्ट विच आर शेड्यूल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्हीं के बारे में केवल बात कही जिनको की संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था वर्गीकरण। नहीं स्पीकर साहब, देखिए ऐसा है, क्या हमारा अधिकार नहीं है? अगर हम, देखिए मैंने कभी नहीं कहा किस जाति से हैं, अगर हम चमार जाति से हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख कर आ रहे हैं, तो चर्चा में आ जाए, वो रिकॉर्ड में भी नहीं जाएगा। नहीं, ये हाउस, आप हाउस को ठीक से नहीं चलने दे रहे हैं, ऐसे ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा ऐसे। नो, नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, दैट्स इट। आप चंद्र प्रकाश जी, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राम कुमार जी, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए अभी। नहीं, अभी आप नहीं बोलेंगे उस पर, आप प्लीज बैठिए, आप तुरंत बैठिए। ठीक है। मंत्री जी, धन्यवाद अध्यक्ष इससे जी। संबंधित नहीं, वो विषय नहीं था तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आएगा, वो विषय नहीं है, होगी बात उसके ऊपर। ठीक है, वो पहले चर्चा में आ चुका है, मगर उसको हम अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक मिनट, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, एक मिनट रुकिए। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, मेरा निवेदन है कि जो विषय है ही नहीं, जबरदस्ती उसको विषय बना के और समाज को बंटवारे की ओर लेके जाने वाली गलत बातें नहीं करनी चाहिए। और बाकायदा नाम कोट करके किसी मिनिस्टर का बोलना, आप क्या साबित करना चाह रहे हो आप? ठीक है, वो बात बिल्कुल, और ये इस तरह की बातें ना हो, मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से। चंद्र प्रकाश जी, चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले बैठिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप कुलदीप जी आपस में बात नहीं, वो बात हो चुकी है, ऐसे नहीं आपस में बात नहीं करेंगे, बात हो चुकी है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अभिभाषण में सरकार की बहुत सी उपलब्धियों के बारे में कहा गया, लेकिन धरातल पे अगर हम जाकर के देखें तो परिस्थितियां बिल्कुल विभिन्न प्रकार की हैं। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे ग्रामीण और शहरी विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के हित की बात करें। जो अभिभाषण मैंने पढ़ा तो उसमें कानून व्यवस्था किस तरह की प्रांत में है, कोई चर्चा उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया, जबकि हर रोज चोरी और डकैती की वारदात होती रहती है और माहौल इतना अच्छा नहीं है जितना इसमें दर्शाया गया है। मैं आदमपुर हलके से आता हूं। आदमपुर और नलवा पहले एक पुराना आदमपुर हलका होता था। वहां की हलके की बात मैं रखूंगा क्योंकि माननीय सदस्य, क्योंकि मैं तो नया हूं और जिस तरह की चर्चा और जिस तरह की शुरुआत की होनी तो चाहिए हलके के विकास की या हलके की कमियों की बात या अभिभाषण पे चर्चा। आदमपुर हलके के अंदर जिसका कभी नाम होता था आज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। आदमपुर नगर की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, सड़कें टूटी हुई हैं, शहर में पीने को पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे एक लाइन पार एरिया है, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं जाता है, सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
और हमारे हिसार बगला गुरसाल रोड एक है, वो टूटा पड़ा है, मेन रोड है जो कि उस इलाके को कनेक्ट करता है। उसी तरह से अग्रोहा से आदमपुर रोड जाती है जो कनेक्ट करती है। काम तो शुरू हुआ है लेकिन काफी लंबे से वो बीच बीच में बंद रहता है। आदमपुर शहर में एक उपमंडल नागरिक अस्पताल भी है जिसके 50 बेड का है। वहाँ की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना डॉक्टर जो होने चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल की जो ओपीडी की संख्या लगभग 400 से अधिक डेली रहती है और लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है, क्योंकि आदमपुर के चारों तरफ 50-60 गांव का इलाका है। लोग वहां पे इलाज के लिए आते हैं। सीसवाल में CHC है जो साथ थोड़ी दूर पे है। PHC बालसमंद, डोबी, न्योली और चूली गांव में है। वहां स्टाफ बिल्कुल नहीं है, रात को कोई स्टाफ नहीं होता। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो कमियां हैं इनको दूर किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2 दिन से चर्चा में किसानों के हित की बात की गई, अभिभाषण में भी चर्चा हुई है, लेकिन आज धरातल पे जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। DAP खाद मिल नहीं रही, जगह जगह लोग लाइनों में खड़े हैं। किसानों की फसलों की खरीद की बात है। बालसमंद जो राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पे मूंग की फसल होती है और जो इसका MSP का रेट निर्धारित किया गया है उस पे अब तक मूंग की फसल की खरीद नहीं हुई है। और क्योंकि ये इलाका टेल पे पड़ता है, राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है, यहाँ के नालों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। बालसमंद माइनर है, दूसरे हमारा कबीर माइनर है। तो इस तरह की हमारी ये कई बातें हैं। इनसे मेरा अनुरोध है कि ये इन सभी सुविधाओं का सरकार के माध्यम से इनको ठीक करवाया जाए। SKRN के बारे में चर्चा हुई, 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की बात हुई, लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो अनुसूचित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को हमारे हैंडीकैप और स्पोर्ट्स कोटा में जो आरक्षण दिया गया है उसकी क्या स्थिति है। ये ठीक है, अच्छी बात है कि नौकरियों की गारंटी दी जानी चाहिए, लेकिन वो जो आरक्षण की व्यवस्था का लाभ जो मिलना चाहिए था उसकी क्या परिस्थिति है। इस अभिभाषण में BC-B कैटेगरी के पंचायती राज की आरक्षण की बात भी कही गई है। BC-A का 8% पहले किया हुआ है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसमें क्योंकि 16 और 11% होना चाहिए, 8% और 5% तो प्रैक्टिकली आज भी चुन के आते हैं ये लोग, तो ये धरातल के हिसाब से नहीं है। भगवान दास कबीर। इसके साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जी एक पॉइंट है, लिख के दे दीजिए। हमारे बीड़ गांव में 5 गांव हैं, उनको मालिकाना हक देने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा में घोषणा करके आए थे कि हम मालिकाना हक देंगे और सन 1955 के कलेक्टर रेट के आधार पे हम बोल देंगे। तो वो आप इसमें उनका मालिकाना हक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गवर्नर एड्रेस पर आपने जो मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में हमारी सरकार द्वारा जो 10 वर्षों से जो जन कल्याणकारी योजना लेकर आए और प्रदेश के हर वर्ग का उसको लाभ मिला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, हर एक को मजबूत करने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता ने विश्वास
भारतीय जनता पार्टी पर किया और तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। और आने वाले 5 वर्षों में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और प्रदेश को मजबूत करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, इस भाषण में माननीय राज्यपाल जी ने चर्चा की है। ऐसी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी 10 वर्ष पूर्व, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, हर रोज दुखी रहते थे, 4-4, 5-5 घंटे बिजली आती थी, सभी लोग परेशान रहते थे। और एक कठोर फैसला उस वक्त माननीय मनोहर लाल जी ने लिया और सख्ती करके, क्योंकि हम भी नए 14 में विधायक बने थे, माननीय मनोहर लाल जी के पास जाते थे कि बिजली विभाग सख्ती कर रहा है, थोड़ा सा इसमें ढिलाई दे दो, 4-5 बच्चे हैं हमारे भी, कहीं ना कहीं नौकरी में एडजस्ट कर दो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि लोगों ने हम पर जो विश्वास किया, हमें जो सेवा करने का मौका दिया, इसलिए दिया है कि ताकि लोगों में जो पहले परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, अगर उसी तरह से राज चलाना तो क्यों देखते। इसलिए जनता के बीच में जाओ, उनको समझाओ, जागरूक करो। तो साथी आज उसी का परिणाम है कि आज 24 घंटे बिजली है। आज हर बच्चे को, आज जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। तहसीलों में जाते थे, छोटे छोटे कामों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, आज घर बैठे उनके काम हो रहे हैं। गांव में मकान मालिकाना हक ये हमारी सरकार ने देने का काम किया। नहीं तो मकान अपना था, लेकिन कोई उसके पास ना कोई रजिस्ट्री थी, ना कोई उसके पास कोई ऐसा कागजात था जिससे वो कोई छोटा मोटा अगर बैंक से लोन भी लेना पड़े तो साथियों उसके पास कुछ भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, तो लाल डोरे के अंदर लोगों को जो मकान का मालिकाना हक था वो हमारी सरकार ने दिया। सभी वर्गों के लिए सरकार ने काम किया। मैं अगर किसानों की बात करूं तो सर अंग्रेजों के जमाने से चला रहा अब या ना कर, ये हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया। 24 फसलें, पहले 12 फसलें थी, लेकिन माननीय धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि उन्होंने 24 की 24 फसलें आज उनको सरकार MSP पर खरीदने का काम कर रही है। अभी खरीफ की फसल में मानसून के देरी के आने के कारण काफी नुकसान किसान भाई को, लेकिन सरकार ने 2000 रुपए का मुआवजा हर प्रति एकड़ किसान को देने का काम किया। रबी की फसल में भी प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ, लेकिन 49,000 किसानों को उसका जो मुआवजा बनता था वो भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो युवा है उनको सपने उनके साकार करने का, क्योंकि जब वो पढ़ाई करता है तो कहीं से कभी कर्जा उठाता है, कहीं मकान बेचता, ये सोच करके शायद अगर मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, कोचिंग लूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं सरकार में सेवा करने का मौका मिलेगा। और अब उनके सपने साकार हो रहे हैं। जैसे 1,70,000 जो नौकरियां मेरिट पर दी हैं, आज हर गरीब के घर में उजाला करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और उसकी सरकार ने किया है। 1,20,000 जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे उनको भी डर रहता था कि कभी दूसरी सरकार आ गई तो हमें हटा देंगे। उनको भी गारंटी दिया कि आप जब तक रिटायर नहीं होगे आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। आज हमारे युवा है जो आज खेलों के माध्यम से भी आज उनका भविष्य सुरक्षित है। ऐसे बहुत से काम हुए। महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट के लिए मैं अपने हल्के के लिए एक बात करूंगा। कुछ घोषणाएं माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2016-17 में कुछ घोषणाएं की थी और 70% उन पर काम हो भी चुका है। चाहे बस्तली हो, त्रावड़ी में लड़कियों के लिए कॉलेज हो, त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल हो, नीलोखड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल हो, नीलोखड़ी में बस अड्डा हो, लेकिन 5 साल से वो काम रुके हुए हैं। वो काम शुरू हो। और एक PWD की जो सड़कें हैं, इनमें अभी 25 करोड़ दिए गए थे, उसमें कई 25 सड़कें हैं, कई 30 सड़कें हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम विभाग ने बनाया हुआ है कि उनको कलम किया हुआ है। कहीं 10 सड़कें हैं, कहीं 15, 8-10 करोड़ का एक कलम करके उनको टेंडर लगाया गया। और जो ठेकेदार ठेके लेता है
उस पर इतने संसाधन नहीं है कि उन सड़कों को जल्दी से जल्दी काम कराए। साल 6-6 महीने लग जाए उसने काम शुरू कराने में। और एक जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी वो कुछ जिला परिषद में दी हुई थी, वो उनके पास भी जिला परिषद सब रिकॉर्ड जिला परिषद भी उन काम को नहीं कर रहे। तो ये जिला परिषद की मार्केटिंग बोर्ड में दे दी जाए ताकि काम ठीक ठाक से शुरू हो सके। धन्यवाद। निखिल मदान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में बोलने का समय दिया और मैं महामहिम राज्यपाल जी के भाषण का समर्थन करता हूं। पिछले 10 सालों में जो आज हरियाणा के अंदर सरकार ने काम करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए, बहुत ही सराहनीय। और मैं धन्यवाद करता हूं सोनीपत की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा तक भेजा। और धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता का, जिन्होंने तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ जो आज हरियाणा में सरकार बनाई है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक वर्ग के लिए, चाहे आज वो खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके स्वामित्व योजना के तहत शहरों के अंदर जो 20-20 साल से लोग बैठे थे, जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, उनको मालिकाना हक देने का काम किया सरकार ने। जिनके घरों की रजिस्ट्रियां हुई, दुकानों की रजिस्ट्रियां हुई, बीपीएल कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, जो आज सरकार ने बनाने का काम किया गरीब आदमी के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। और धन्यवाद करता हूं नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने 24 फसलें आज एमएसपी पे खरीदने का काम किया है। और जो पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने एक नींव रखी थी आज हरियाणा के अंदर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो आज नौकरियां देने का काम किया, शपथ से पहले जो 25,000 नौकरियां दी, वो बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, आज हमारे शहर के अंदर जिन लोगों को नौकरियां, जिन युवाओं को नौकरियां मिली हैं, जब वो मिलने के लिए आते हैं, उनकी आंखों में खुशी देखने का जो आज उनकी आंखों में खुशी दिखती है, वो बहुत सराहनीय है। और ऐसे बच्चे जो आज ई रिक्शा पर या पैदल चलकर आते हैं और बताते हैं कि हमारे को नौकरी मिली है और सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है, तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और आज सोनीपत जिले को, जिस तरीके हमारे सोनीपत जिले को आज केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश की सरकार ने 7-8 तरफ से नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया, जिस तरीके 152D, 334 जम्मू कटरा हाईवे, केएमपी, केजीपी देने का काम किया, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी कनेक्टिविटी आप लोगों ने तो सिर्फ उद्घाटन करे होंगे, पर नींव तो हमारी सरकार ने रखी है, पूरी तो हमारी सरकार ने करी है। क्या बात करते हो इस बात की? जिस तरीके आज जो कनेक्टिविटी दी है, वो आज हमारी सरकार ने दी है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और कुछ मुद्दे मैं अपने शहर के आपके बीच में रखना चाहता हूं, सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। एक, हमारे सोनीपत के अंदर 2014 से पहले पूर्व सरकार ने एक आरओबी का फ्लाईओवर बनाया था, जिसका स्ट्रक्चर इतना खराब बनाया, जिसकी डिजाइनिंग इतनी खराब करी, आज हमारे शहर को 2 हिस्से में बांट के छोड़ दिया। और मैं मांग करता हूं स्पीकर साहब आपसे और हमारे मंत्री जी से कि उस फ्लाईओवर को दोबारा से रीडिजाइनिंग कराकर, जो एक हमारे शहर का मंडी साइड का एरिया है मिशन चौक का, जहां पर वो सिर्फ एक तरफ उतरने का है, वापस आने का नहीं है, उस फ्लाईओवर को दोबारा बनाया जाए। और अभी 5 दिन पहले सोनीपत के डीसी साहब ने स्टेटमेंट दी कि इस फ्लाईओवर को हम दोबारा नहीं बना सकते। ऐसी कोई चीज नहीं जो दोबारा नहीं बन सकती है, रीडिजाइन नहीं हो सकती, तो इसकी रीडिजाइनिंग दोबारा कराई जाए। हमारा शहर दिल्ली के सबसे नजदीक है और दिल्ली के सबसे नजदीक होते हुए मैं एक मेट्रो की और रैपिड ट्रेन की मांग करता हूं, जिसके ऊपर केंद्रीय सरकार काम कर रही है, और जितना तेजी से हो जाए तो सोनीपत के लोगों को सुविधा मिलेगी। रोज 34-35 हजार यात्री दिल्ली की तरफ जाते हैं
और साथ में एक हमारे शहर का बहुत पुराना मुद्दा चलता आ रहा है, हुडा डिपार्टमेंट ने जगह दी थी बस स्टैंड के लिए। वो शहर का जो ट्रैफिक है आज हमारा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। बस स्टैंड अगर बाहर की तरफ चला जाए, वो हुडा डिपार्टमेंट ने एक जगह का कुछ इशू है, वो अगर क्लियर हो जाए तो ट्रैफिक हमारे शहर का सुचारू रूप से चल पाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं स्पीकर साहब आपका कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री बलराम गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। उससे पहले मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का और मेरे महम हल्के का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आज हरियाणा विधानसभा के इस मंदिर में मैं अपने हल्के की बात उठा सकूं, अपने हरियाणा के लिए बात कर सकूं। हमारी पार्टी के नेताओं ने अभिभाषण पर जो भी बातें कही, अभिभाषण के जितने भी दोष गिनाए, उनमें काम हुए ना हुए वो सारे गिनाए। मैं भी उनसे सहमत हूं और हरियाणा प्रदेश के कानून व्यवस्था और बेरोजगारी और किसानों का जो बुरा हाल है, उस बात के ऊपर मैं खास तौर पर मैं उस अभिभाषण का विरोध करता हूं और आज के हालात के बारे में सदन में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें आपने देखा होगा हमारे 70-75% हमारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कृषि पर आधारित हैं। किसी के पास जमीन है या कोई उस जमीन पे काम करने के लिए वहाँ पर जाता है। तो आज किसान का इतना बुरा हाल है, आप देखोगे बुआई का सीजन चल रहा है, गेहूं के लिए गेहूं के साथ डीएपी हम साथ बोते हैं। तो डीएपी के लिए मेरी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को लाइनों में लगकर जिस हिसाब से अपना डीएपी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। कृषि मंत्री जी ने कल कहा था कि हमारे पास कमी नहीं है, तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वो जहां पर पूरे हरियाणा में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारे किसान को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ एक बातें अपने हल्के की उस साइड की जो बातें हैं, मैं जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। पिछले कई साल से नहर के पानी की अव्यवस्था है हमारे इलाके में, जिसमें नहर आती है ये नहीं पता 45 दिन में आती है, 50 दिन में आती है या 55 दिन में आती है। हमारे इलाके में ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है, नीचे पानी नहीं है। क्या होगा, थोड़ा बहुत चौवे का जो पानी जिसको हम बोलते हैं 20-25 फुट पे थोड़ा बहुत अपना काम चलाने के लिए, और उसमें भी खारा पानी है जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत, जमीन के लिए बहुत खराब है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार से, बहन श्रुति चौधरी जी अभी बैठी थी, वो शायद चली गई, उनका भी आगे भिवानी का जितना भी एरिया है उन्हीं नहरों से पानी होके जाता है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और सरकार से भी आपके माध्यम से ये मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे इलाके में ले जाया जाए। कम से कम 2 हफ्ते पानी हमारे इलाके में चलना चाहिए ताकि सभी किसानों को बढ़िया तरीके से अपने खेतों की सिंचाई करने का मौका मिले। और पूरे रजबावे में भी कई बार ऐसा होता है, रजबावे में पानी चलता है और उसमें फिर रजबावे को बंद कर दिया जाता है, तो उससे किसानों को बहुत दिक्कत होती है। और उसके साथ साथ 3-4, सिर्फ 1 मिनट में सर मैं खत्म करना चाहूंगा। हमारे किरसोला माइनर की जो टेल है वो सिर्फ आप अगर 40 एकड़ आगे बढ़ा दी जाए तो हमारे 4-5 गांवों का बहुत बढ़िया तरीके से हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। हमारे मोखरा माइनर जो कि एक बहुत बड़ा गांव है, वो मोखरा माइनर जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए
अगर उसके ऊपर 3-4 ईंटें लगा के हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो हजारों एकड़ जमीन में हमारे को फायदा मिलेगा। मैम का खास तौर पर, मैं बहन जी चली गई स्वास्थ्य मंत्री हमारी, मैम का जनरल हॉस्पिटल इतना बुरा हाल है, वो सिर्फ और सिर्फ कि पीजीआई को रेफर करने के लिए ही उसका काम आता है। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कि उसमें बढ़िया तरीके से, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसको बनाया जाए और उसमें बढ़िया तरीके से डॉक्टर सारी उपलब्धि की जाए। लाखन माजरा में हमारा जो रोड है बहुत बुरा, लाखन माजरा से महम का जो रोड है बहुत बुरा हाल है, उसको भी बढ़िया तरीके से बनाया जाए। पीने के पानी की बहुत समस्या है सर पूरे हल्के में, उसको भी अच्छी तरह किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप माननीय अध्यक्ष जी महोदय तथा सम्मानित सदागण, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और धन्यवाद करती हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का इस महान सदन में समर्थन भी करती हूं। जैसे कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस सरकार द्वारा 10 वर्षों में हरियाणा का जो विकास हुआ है बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग और अंत्योदय को एक मिशन की तरह किया है, जिससे सरकार से सभी आमजन को बहुत फायदा मिला है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार पर भरोसा जताया। इसका सिर्फ यही कारण है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास का मूल मंत्र को साकार किया है। हरियाणा सरकार कतार में अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रही है, उसी का परिणाम है। तीसरी बार जनता ने विश्वास के साथ भाजपा सरकार बनी है। लोगों का साथ और विश्वास सरकार के साथ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने कृषि योजना, स्वास्थ्य, सिंचाई, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी का मॉडल देश भर में मशहूर हुआ। योग्यता पर नौकरी मिली, ये हमारी सरकार ने पहले भी सुनिश्चित किया है, आगे भी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिस कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सीईटी पास किए युवकों को नौकरी न मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये भत्ता मेरी सरकार की युवाओं के प्रति सजगता को दर्शाती है। हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी सराहनीय कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खाद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के 1,24,000 करोड़ रुपए डाले हैं। किसी भी समाज की प्रगति उसके सदस्यों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, इसलिए हमारी सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। हरियाणा राज्य ने अपने सभी नागरिकों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है, वो चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख वर्ष तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की। साथ ही चिरायु योजना के विस्तार के अंतर्गत राज्य के सभी परिवार जिनकी वार्षिक आयु 1,80,000 से 3 लाख तक है, उन्हें 1,500 के वार्षिक अंशदान पर यह योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अब चिरायु योजना के तहत मुफ्ती इलाज की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक किया जाएगा, जो कि एक सराहनीय कदम है। बुजुर्गों के इलाज के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, उसका लाभ सीनियर सिटीजन ले पा रहे हैं। ये पीएम मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी का, जो मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाकर 3,500 की जा रही है। वहीं हर जिले के सिविल अस्पताल में आईसीयू का निर्माण किया जा रहा है।
पानी की कमी आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। इसलिए हमारी सरकार उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार एवं 19,716 तालाबों का जीर्णोद्धार, गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन की नीतियों एक सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तिकरण की प्रदेश और देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा इस सदन से लगाया जा सकता है। महिला सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। पंचायतों से लेकर सर्वोच्च सदन तक भागीदारिता बढ़ी है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपए और सहकारियों के मानदेय में 400 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी, सर एक सेकेंड खत्म होने वाला है, कुल 14,750 रुपए 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपए का सरकारी तथा 7,900 रुपए मान दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारी उनके मनचाहे जिले में तैनाती की नीति लाई जा रही है तथा नाइट शिफ्ट में उन्हें गाड़ी की सुविधा दी जा रही है। उज्ज्वल योजना के तहत 500 रुपए का सिलेंडर का लाभ सीधा प्रदेश के 46 लाख परिवार ले रहे हैं, जो मेरी सरकार की सराहनीय पहल है। अंत में मैं फिर से माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी विधानसभा कालका में जो अवैध खनन और नशे का कारोबार हो रहा था, उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती मंजू चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारी नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। और सर, सब कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन मेरी नांगल चौधरी जो क्षेत्र है, वहाँ की कुछ समस्याएं, उनके संग सौतेला व्यवहार हो रहा था। आज किसान इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हमेशा से उन्हें निराशा ही लगी। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज भी मेरी विधानसभा के सम्मानित किसान विकास की राह देख रहे हैं। मैं तमाम नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी के अंतर्गत निजामपुर ब्लॉक में किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने और सिंचाई के लिए नहर की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि नलवाटी क्षेत्र से लेकर मूसुनता, पाचुनता व हरियाणा के आखिरी छोर बायल रावतों की ढाणी तक नहर खुदवाएं और वहां तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाए। बहन जी श्रुति चौधरी यहाँ बैठी हुई हैं, इनको भी पता है, मैं इनसे भी अपील करती हूँ। वैसे सरकार की मंशा रही है कि पानी टेल तक पहुंचाया जाए, तो मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है और बहन जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि नहर खुदवाएं और पानी पहुंचाया जाए। और किसानों की मुझसे पहले सबने कह दिया है कि डीएपी जो खाद है वो किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। और एक और है मेरी कि बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसान बहुत दुखी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसानों को जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिए जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फैसला किया है 31 जुलाई 2024 तक जिन प्रदेश में किसान भाइयों की जो सिक्योरिटी जमा है, हम सब के कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं। श्री जगमोहन आनंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण उपरांत चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया। नवगठित 15वीं हरियाणा विधानसभा में हम 40 नए सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। अभिभाषण के दौरान महामहिम जी ने हम सबका स्वागत किया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हुई।
और यह केवल पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है। मुझे सदन में अच्छी तरह से ये बात याद है कि मैं सोच रहा था कभी सदन में जाऊंगा तो विपक्ष से प्रश्न पूछूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन मनोहर लाल जी चुनकर आए थे, उनके बारे में कहा गया था कि वो अनुभवीहीन है, क्योंकि वो करनाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके बारे में ऐसे शब्द कहे गए कि ये खट्टर फट्टर जहां से आया इनको इसी बिल में घुसेड़ देंगे। आज बिल में किसने और किसको कहां घुसेड़ा है ये विपक्ष को अच्छी तरह से पता है। बिना खर्ची और बिना पर्ची, बिना खर्ची और बिना पर्ची, बिना खर्ची, ये भाषा मेरी नहीं है, 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 ये भाषा मेरी नहीं है। मेरे को टीस है, मैं उस मेरे को वो टीस है, मैं उस समाज से आता हूँ, मेरे को वो टीस है। आदरणीय बत्रा जी, आदरणीय बत्रा जी, आप भी उसी बिरादरी से आते हैं। मेरे को वो टीस है, मेरे को वो टीस है। ऐसे शब्द उनके बारे में बोले गए, मेरे को वो टीस है। जगमोहन जी, आपको टीस हो सकती है, कोई ऐसी बात हुई हो जो महसूस हुई हो, पर सदन में इस प्रकार देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में इस प्रकार आदरणीय अध्यक्ष जी, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी की जो बात हो रही है यह बिल्कुल सत्य है। चुनावों के दौरान जब भी हम प्रचार में गए, हम लोग जब प्रचार करते थे, हम वहां जनता को पूछते थे कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको इस सरकार ने नौकरी दी। आप यकीन मानिए, पीछे कोई ना कोई व्यक्ति परिवार का चाचा, ताया, मामा आकर के बैठता था। वो एक मूक समर्थक था। जब यहां विपक्ष लगातार ईवीएम पर दोष दे रहा है, जहां पैसे की बात की जा रही है, जहां धन